तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आज बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो सेट है वो उसको देख लेते हैं। मतलब चलते चलते हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के पास पहुंच गए हैं। तो देखते हैं, यह जो बिहार पुलिस है यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा 16/10/2022 यानी 16/10/2022 को हुआ था। यह हल प्रश्न पत्र है, स्मृति पर आधारित है। तो देख लेते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं हम और बारी बारी से सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा की बात कर रहा है, तो यह भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय राज्य है और मेघालय राज्य को मेघों का राज्य कहा जाता है। मेघों का राज्य कहा जाता है मेघालय को। तो यह मेघालय है। मेघालय राज्य में ही चेरापूंजी नामक स्थान है और मानसी नाम मेघालय है। दोनों यह वहीं पर है, लेकिन जो चेरापूंजी है, यह चेरापूंजी में 1080 यानी 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वही अगर मानसीराम की बात करें तो मानसीराम में 1140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरीक़ा से मानसीराम इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, तो यह मानसीराम में होती है। 1140 सेंटीमीटर से अधिक ही वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। और प्रश्न संख्या 2 में है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका। प्रश्न संख्या 2 में है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर इसको SAP लिखेंगे, सांप पढ़ते हैं। SAP लिखेंगे, सांप पढ़ते हैं। S से समाजवाद हो गया, A से अखंडता हो गया और P से पंथ निरपेक्ष। S से क्या हो गया, समाजवाद, A से अखंडता और P से पंथ निरपेक्ष हो गया। यानी यह तीनों जो शब्द है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह तीनों शब्द जोड़ा गया था। जबकि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो यह गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। यह जो गणराज्य शब्द है यह प्रारंभ में जैसे ही उद्देशिका बनी थी, यानी कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना बनी थी, यह गणराज्य शब्द उसी समय से इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं अगला प्रश्न में। और अगला प्रश्न हमको मिलेगा, अगला प्रश्न मिलेगा कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो इसमें से एक ही रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा रोग दिख रहा होगा, इन्फ्लुएंजा रोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। यह इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है 4 प्रश्न संख्या, और इसमें दिखा रहा है कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यह कब की गई थी उसके बारे में यह पूछ रहा है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। 1988 में यह संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और यह जो संविधान यह लागू हुआ, यह नियम लागू हुआ था, यह 1989 ईस्वी से लागू हुआ था। 1989 ईस्वी से लागू हुआ था। तो संविधान संशोधन हुआ 1988 में ही, लेकिन लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ मार्च 1989 से। तो अतः यह कहा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यह बहुत VVI प्रश्न है, हमेशा हर किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है यह प्रश्न। चलते हैं अगला प्रश्न में। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा। तो 5 नंबर प्रश्न को हम ले लेते हैं। और 5 नंबर प्रश्न में क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा आपको सिक्किम। जो यह प्रथम राज्य कौन सा होगा, यह सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भारत के उत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन भारत में मिला दिया गया है। तो इस तरीक़ा से सिक्किम को हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म
गांधी का निर्देशन किसने किया? तो गांधी का जो निर्देशन किसने किया, निर्देशन के बारे में पूछ रहा है। तो निर्देशन कौन किया था? तो रिचर्ड एटनबरो किया था। रिचर्ड एटनबरो ने जो है गांधी फिल्म का निर्देशन किया था। जबकि गांधी की भूमिका कौन निभाया था? तो बेन किंग्सले इनका नाम आता है। बेन किंग्सले गांधी की भूमिका निभाए थे, लेकिन निर्देशन फिल्म का कौन किया था? तो रिचर्ड एटनबरो किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 7 है। 7 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 है। 7 में कह रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स देख लिए। अब जीएसटी लागू किस में हुआ था? तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य में आ जाएगा असम। प्रथम राज्य में कौन सा आ जाएगा? असम आ जाएगा। सबसे पहले यहीं पर लागू हुआ था। और बाद में कहेगा कि सबसे बाद में, यानी अंतिम राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य? तो अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है। और 8 नंबर में है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के। यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी है, मान लेते हैं इसको कि यह अमरकंटक की पहाड़ी है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलते निकलते यहाँ जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहीं से सोन नदी निकलती है, यह जाकर के इधर से आने वाली गंगा नदी में मिल जाती है। अगर नर्मदा नदी की हम बात करें कि यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। उल्टा याद कर सकते हैं, 12-13 इधर से पढ़ेंगे तो 12-13 हो जाएगा। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किसानों के हित का काम करती है। सबसे ज़्यादा किसानों के हित का काम करती है। इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न 9 नंबर में चलते हैं। और 9 नंबर प्रश्न यहाँ है। 9 नंबर प्रश्न यहाँ। अब 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आप जानते हैं, इस नाम वहाँ जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। इस फीमर हड्डी को उरु अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। उरु अस्थि के नाम से भी जाना जाता है फीमर को। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करेगा तो यह कान में पाई जाती है, जिसका नाम है अस्टेपिस। अस्टेपिस जो हड्डी है यह कान में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आती है अस्टेपिस। वही अगर हड्डी के अध्ययन को बात करें तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और हड्डी के अंदर जो खोखला भाग होता है और रेड कलर का होता है वह बोन मैरो कहलाता है, जिसमें रक्त का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर में कह रहा है प्रश्न में कि अल्फा कण के द्विआवेशित यानी डबल चार्जेड आयन होते हैं। किस पर होते हैं? तो यह हीलियम पर होते हैं। H+ पर डबल चार्ज होते हैं, डबल आयन होते हैं। तो हीलियम पर क्या हो गया? डबल चार्ज डबल आयन हो गया। इसको इस तरीक़ा से लिखा जाता है, हीलियम He हीलियम पर डबल आयन होता है। प्रश्न संख्या, अब चलते हैं हम लोग 11 में। 11 प्रश्न संख्या में चलते हैं। और 11 प्रश्न संख्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, यानी सहकारी समितियों से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो यहाँ पर आपको जो सहकारी समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 43 के बी आ जाएगा। 43 के जो बी है यह सहकारी समितियों से संबंधित है। बाकी आप अनुच्छेद और देख लेते हैं कि आपको 43 के ए जो है किससे संबंधित है। यहाँ 43 के ए है। तो 43 के ए है उद्योगों के प्रबंधन के कर्मचारियों से संबंधित है।
वही 43 के बी अगर बात करेंगे तो यह सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। वही 31 के ए के बात करेगा, 31 के ए, यहाँ 31 के ए की बात करेगा तो यह संपदा के अधिग्रहण के लिए कानूनी सुरक्षा से संबंधित है। और वही अनुच्छेद बी की बात करेगा, 31 के बी की बात करेगा तो कुछ अधिनियम एवं विनिमय की वैधता से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो यह किसके समय में थे राजस्व मंत्री? तो यह अकबर के समय में का थे राजस्व मंत्री थे। यह नवरत्नों में से एक थे, जो टोडरमल थे वह नवरत्नों में से एक थे। तो टोडरमल की बात यहाँ पर कर रहा है। तो टोडरमल जो थे यह नवरत्नों में से एक थे, राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री थे। तो उसी तरीक़ा से जो नवरत्न हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नवरत्नों में से इनके पास जो मंत्री थे उनका नाम था अबुल फजल और फैजी। ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। उस तरीक़ा से फिर बीरबल का भी नाम आ जाता है नवरत्न में। फ़कीर अजीउद्दीन का नाम आ जाता है, खान ए खाना का, मुल्ला दो प्याजा का, टोडरमल का, तान सिंह और मान सिंह का, सबका नाम आ जाता है नवरत्न में से। तो ये सभी लोग क्या थे? ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को नियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण करने के लिए या वियोजित करने के लिए किया जाता है। वियोजित मतलब तोड़ देना, यानी जो धाराएं बह रही है उस धाराओं को तोड़ देना, रोक देना। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो 13 नंबर है उसमें से कह रहा है कि वियोजित करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जब स्विच एगो लगा देंगे तो उस स्विच से हम जो चल रहा है युक्ति चल रही है, उस स्विच से अगर हम ऑन कर देंगे तो धारा बहने लगेगी, और स्विच ऑफ कर देंगे तो वह धारा क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो कह रहा है कि साधारण उपकरण में जिस उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो यह किस बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रस्थान किया था? तो यह पोलास बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। कौन किया था? तो कोलंबस ने किया था। अब देखते हैं कोलंबस के बारे में। यह इटली का एक नाविक था। मान लीजिए यहाँ पर इटली का कुछ आकृति इस तरीक़ा से। तो इटली का यह कोलंबस था, यह पोलास बंदरगाह से, स्पेन यहाँ पर है, तो स्पेन के पोलास बंदरगाह से इसने यात्रा प्रारंभ की थी। अब यहाँ से अफ्रीका के तट होते हुए अब यह अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के तट होते हुए यहाँ पर इसको आना था भारत के पास। लेकिन ये क्या करता है कि इधर से जब चलता है तो इधर नाव इसकी पहुँचती है रात्रि का समय हो जाता है और हवाएं इधर से चलने लगती है। जब हवाएं चलने लगती है तो यह समझ नहीं पाता है कि हमारी नाव किस दिशा में जा रही है, और इसकी नाव जो है जाना चाहिए था ईस्ट दिशा में यानी पूर्व दिशा में, और चल जाता है पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में जाता है तो यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका मिलेगा और उसके जस्ट नीचे ही दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा। तो इसकी जो नाव है यह घूमते घूमते इस क्षेत्र में आकर के लग जाती है। जब पता चलता है इसको कि अरे यार हम तो इंडिया में पहुँच गए, जब इसकी नाव यहाँ पर आती है तो कहता है कि हम तो इंडिया पहुँच गए। तो इंडिया पहुँच गए फिर कंपास के द्वारा पता किया जाता है तो कहता है कि ना इंडिया जो है ईस्ट में है। फिर यहाँ से पता चलता है कि इंडिया जो है ईस्ट में है, हम लोग पहुँच गए वेस्ट में। तो यहाँ पर वेस्ट इंडिया कह देता है इसको। वेस्ट में पहुँचने के कारण यानी पश्चिम में पहुँचने के कारण इसका नाम रख देता है वेस्ट इंडिया, जबकि पहुँचना था इसको ईस्ट इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया नहीं पहुँच करके पहुँच जाता है वेस्ट इंडिया। तो इसी तरीक़े से कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कब किया था? 1492 ईस्वी में किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की, वेस्ट इंडीज़ की खोज की। वेस्ट इंडीज़ मतलब पश्चिमी इंडिया। तो वेस्ट इंडिया की खोज कौन किया था? कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। फिर उसके बाद यहाँ से पुर्तगाल से निकलता है वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा क्या करता है कि यहाँ से जो है यहाँ से चलते चलते अफ्रीका के तट पर चलते चलते यहाँ पर केप ऑफ गुड होप के पास आता है, और यहाँ से वो रास्ता भटक जाता है
तब क्या होता है कि यहाँ पर अब्दुल मजीद नाम के एक गुजरात के जो मछुआरा है इधर आकर के मछली पकड़ने का काम करता था, उससे यह जो है वास्को डी गामा रास्ता पूछता है। रास्ता पूछने के बाद वह जो है केरल के काली तट तक पहुँचा देता है अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद पहुँचाने के बाद वह गुजरात चला जाता है। और यहाँ जब केरल के तट पर पहुँचता है तो इसको स्वागत के लिए, वास्को डी गामा के स्वागत के लिए आते हैं भारत के जो जमोरिन राजा रहते हैं वर्तमान में, वही आते हैं और इसके स्वागत करते हैं। फिर उसके साथ आगे की कहानी आपको पढ़ने की मिलती है। तो आगे चलते हैं हम, और अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कह रहा है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ईश्वर जगदीश को ही कहा जाता है, जगदीश कहिए या ईश कहिए, तो जगदीश हो गया यहाँ पर, ईश्वर इन्हीं को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या हमारा 16 नंबर में है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से 16 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको SMTP दिख रहा है, जो ऑप्शन सी में है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। यही जो है क्या करता है कि प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो यह क्यों संचालित किया था, तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया था। किसके खिलाफ हो जाएगा, तो नील बगान के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो नील के जो अंग्रेज मालिक थे, चलिए ठीक हो गया, नील के मालिक थे, वो बोलते थे कि आपको जो नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब जो आपके पास ज़मीन है 20 कट्ठा, तो इस 20 कट्ठा ज़मीन में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना ज़रूरी है। एकदम 3 कट्ठा नील की खेती करना ज़रूरी है, बाकी 17 कट्ठा पे आप अपना अनाज उपजाइए। लेकिन यह जो 3 कट्ठा है, इस 3 कट्ठा पे नील की खेती करना आपको आवश्यक है। अब यह नील की खेती 3 कट्ठा में करते थे। नील की खेती करने से क्या होती थी कि ज़मीन जो थी वह उपजाऊ नहीं हो पाती थी, अगली बार से कोई भी फसल उस पर उपज नहीं पाती थी। इसीलिए किसान जो थे नील की खेती करना उचित नहीं समझते थे। इसके साथ ही क्या होता था कि जब नील की खेती हो जाती थी, तो यह नील की खेती, एक भारतीय नील की खेती और इन लोग के और देश की नील आती थी बिकने के लिए मंडी में। तो इस नील की खेती की जो कीमत थी वह काफ़ी कम मिलती थी, यानी लागत के हिसाब से जो है मुनाफा नहीं मिल पाता था। इसीलिए किसान नाराज़ थे कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। तो इस नील की खेती को नाराज़गी को जताते हुए चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। यह राजकुमार जो शुक्ल थे, यह क्या करते हैं कि गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और गांधी जी से मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। और गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह करते हैं, और यह गांधी जी इन आग्रह को स्वीकार करते हैं। और चंपारण आने के बाद गांधी जी ने इन नील जो 3 कट्ठा प्रथा चल रही थी 3/20 कि 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, तो इस 3 कट्ठा प्रथा को समाप्त करने के लिए नील आंदोलन प्रारंभ किया। और जिसके चलते यह क्या हुआ कि जो नील आंदोलन चल रहा था वह नील आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया। अब गांधी जी के द्वारा ही यह 3/20 की जो प्रक्रिया चल रही थी कि 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है, उस प्रक्रिया को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीक़ा से चंपारण सत्याग्रह इसको कहा जाता है, या चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, या नील आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 में, और 18 प्रश्न संख्या है, कह रहा है कि गांधी जी, प्रश्न संख्या 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था, तो यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किए थे, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। कब प्रारंभ किए थे, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च कब प्रारंभ किए थे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे, 12 मार्च 1930। और अप्रैल आपको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक यह चला था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक यह
चला था दांडी मार्च, और साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर के यह दांडी तक पहुंचा था, और वही दांडी गुजरात के समुद्र तट पर पड़ता है दांडी, और दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ दिए थे गांधी जी ने, और अपने हाथ से नमक बना करके दिखाए और बोले कि नमक पर कोई टैक्स नहीं देगा, आज से यह नमक हमारा है, हम नमक का असली मालिक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। सुधीरमन कप की बात की जा रही है यहाँ पर, किस खेल से संबंधित है, तो सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 20। कह रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर मटर आपको दिख रहा होगा, यह मटर जो है यह व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। पताल शब्द का उचित विलोम, यानी विलोम मतलब उल्टा, लोग कहता है ना कि आकाश और पताल, मतलब आकाश का उल्टा विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो पताल का उल्टा क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, या आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, पताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 22 प्रश्न है। कह रहा है कि ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से, एक ऋतु है एक नीतू है, तो ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। अधिक किसका है, ऋतु की है। 50% क्या है, अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। जब इस तरीका से जैसे ही प्रश्न आए वैसे ही एक सूत्र है, उसको आप हमेशा दिमाग में बैठाए रखेंगे। आर बटे में 100 प्लस माइनस आर गुणे यहाँ पर 100 लगा देना है, आराम से यह बन जाएगा, कोई ज़्यादा झंझट वाली सवाल नहीं है। आर के मतलब यहाँ पर जो प्रतिशत दिया है उसका मान रख देंगे, तो क्या कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, बटे में प्लस माइनस, यहाँ कम कह रहा है, यहाँ 50% अधिक कह रहा है, इस पर हमको चलना है, शुरू वाला लेकर के चलना है। अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर कम कहता है कि 50% अधिक है तो कितना, 50% कम है तो कितना अधिक है, तो यहाँ वाला को लेकर के चलेंगे। यहाँ कम कहेगा तो माइनस लगा देंगे, अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, 100 प्लस 50 कर देंगे, यानी 100 प्लस क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, गुणे यहाँ पर 100 है तो 100 लगा देंगे। ये 150 हो जाएगा, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 50 बटे में 150 यहाँ लिख देते हैं। 50 बटे में कितना हो गया, 150 हो गया, गुणे 100 हो गया। अच्छा E0 से E0 कट गया, 5 से 3 बार में काट देंगे, 5 3 15, यानी 100 बटे में 3 हो जाएगा। जैसे ही 100 बटे में 3 होगा तो इसको काटेंगे तो 33 तिहाई 99 हो जाएगा, यानी 33 तिहाई 99 पूर्णांक 1 बटे में 3, यानी 33 पूर्णांक 1 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 33 पूर्णांक 1 बटे में 3 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या हो कि दिख रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 है, और 23 प्रश्न संख्या में है कि जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है। अच्छा, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को, यानी यह जो न्यूटन के पहला गति नियम है, इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। और बल का व्यंजक कह देगा, बल का व्यंजक F बराबर जो ma होता है, यह F बराबर ma बल के गति के दूसरे नियम से मिलता है, F बराबर ma। और तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाती है, यानी जैसे ही हम बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो वह क्या होती है कि हमारे विपरीत में बंदूक भी धक्का देती है। नाव से कूदते समय नाव भी पीछे की तरफ हट जाती है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाती है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला इसका आंसर जो है ए हो गया, इसका जो आंसर होगा वह ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है हो जाएगा कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है गति का पहला नियम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मानस जो है असम में स्थित है। मानस कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। मानस से नहीं, नामेरी भी है, कौन है, नामेरी भी है और काजीरंगा भी है, नामेरी है और काजीरंगा भी है। कहाँ पर है, तो यह भी कहाँ है, असम में है। नामेरी और काजीरंगा कहाँ है, असम में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण
जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो यहाँ पर आपको सिफिलिस एक बीमारी दिख रही है। यह सिफिलिस जो बीमारी होती है यह लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल बीमारी है। यह सेक्सुअल बीमारी है। तो यह जो है लैंगिक जनन से के द्वारा जो है यह बीमारी क्या होती है, फैलती है। जिसके द्वारा लैंगिक जनन के द्वारा यह बीमारी क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम थी कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, मतलब हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। यह 2022 की थीम थी। यह आने वाला नहीं है क्योंकि यह 2022 बीत गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 के बाद प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं और यहाँ पर 27 आ गया। 27 है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के बारे में कह रहा है कि किसने किया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग तो अभी भी आप लोग जान ही रहे हैं कि भूगोल के जन्मदाता या भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यह एक ग्रीक विद्वान थे और इन्होंने सर्वप्रथम जो क्या किए थे कि भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। चलिए, भू मतलब पृथ्वी होता है, गोल मतलब गोल, यानी पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो इसी को क्या पढ़ा जाता है, भूगोल पढ़ा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है। मतलब विशिष्टीकरण के बारे में पूछ रहा है कि भारत में विशिष्टीकरण क्या है, बिहार में जिसका उत्पादन है, मतलब बिहार किस लिए जाना जाता है अधिकतर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, लीची। तो यह जो लीची है यह बिहार में विशिष्टीकरण के उत्पादन में मानी जाती है। ऐसे अब मखाना भी आने वाला है, लेकिन अभी तक लीची है। लीची के उत्पादन में जो है मुजफ्फरपुर का नाम आता है। बिहार के एक ज़िला है मुजफ्फरपुर का नाम आता है और मुजफ्फरपुर में लीची का बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता है। यह लीची विदेशों में निर्यात किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है मुजफ्फरपुर से लीची। तो कह रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है, तो वह लीची है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। वही अगर लॉर्ड डलहौजी की हम बात करें तो इसका जो शासनकाल चला था 1848 से 56 तक चला था। 1848 से कब तक चला था, 1856 तक चला था। वही रिपन की बात करेंगे तो यह 1880 से 84 तक चला था। 1880 से इसका शासनकाल 84 तक चला था। रिपन यानी रिपीट हो गया, यानी नियमित जनगणना इसी के शासनकाल में आया था। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल चला था 1869 से 72 ईस्वी तक चला था। इसके समय में सिर्फ जनगणना आई थी और रिपन के समय में रिपीट हो गया था, यानी 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना करा दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। शाख का औपचारिक स्रोत कौन सा है, तो यहाँ सहकारी समितियाँ जो आएगी यह शाख का औपचारिक स्रोत आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 और 31 प्रश्न संख्या हम कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। कोहरे से कौन सा वर्ष दिया है, जो कि यहाँ रंग लिखना चाहिए था। कौन सा रंग कोहरे से प्रकीर्णित होता है, तो कोहरे से प्रकीर्णित होने वाला रंग कौन सा है, तो यह लाल रंग है, रेड रंग है। लाल रंग जो है वह कोहरे से क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वह बाहर मुंडी निकाल करके देखते हैं कि भैया सिग्नल हुआ कि नहीं हुआ, कहें कि जो लाल रंग है वह ज़्यादा अच्छा से दिखाई नहीं देता है। जो लाल रंग होता है उसका तरंग धैर्य अधिक होता है। तरंग धैर्य अधिक मतलब यह दूर से दिखाई दे देता है, लेकिन जब कोहरा हो जाता है तो यह न्यूनतम प्रकीर्णित हो जाता है। अच्छा, प्रकीर्णित का मतलब होता है विचलन। मतलब विचलन का मतलब यह होता है कि यह बिखरना, रास्ता में बिखरना। जब रास्ता में बिखर जाएगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा।
यानी कौन सा यह रंग है कि रास्ता में कम बिखरता है। न्यूनतम प्रकीर्णित मतलब बिखराव, न्यूनतम बिखराव होता है मतलब रास्ता में कम फैलता है। तो लाल रंग जो है यह रास्ता में कम फैलता है और इसका विचलन कोण भी कम होता है। विचलन यानी मुड़ना, कम यह मुड़ता है, यह सीधे रूप में चलते जाता है। और इसका तरंग धैर्य जो है अधिक होता है, विचलन कम होता है और इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीक़ा से लाल रंग हम लोग देख लिए। और सबसे अधिक वही विचलन की बात करेगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करेगा तो यह बैगनी रंग है। बैगनी है, नीला भी है, यह जो है ये सब आसमान में बिखर जाता है। यह दोनों रंग सबसे ज़्यादा आसमान में बिखर जाता है, जिसके कारण आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है और 32 प्रश्न संख्या है। 32 प्रश्न संख्या का आंसर ले लेते हैं। तो 32 प्रश्न संख्या का जो आंसर है, इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है कि 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है इज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुण को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा, तरल पदार्थ के विशिष्ट गुण, तरल पदार्थ, तरल में उसमें जल रहबे करेगा और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। H2O जल का सूत्र हो जाता है। तो जहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, यानी हाइड्रोजन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह तरल पदार्थ के विशिष्ट गुण को मापेगा। तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुण जो है किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 34 नंबर है और 34 नंबर प्रश्न जो है यह अंग्रेजी वाला प्रश्न है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्राइट टेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर अलाउ आर नॉट अलाउड, इसका जो आंसर है यहाँ डी नंबर में है, आर नॉट अलाउड, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर में चलते हैं और 35 नंबर है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस द्वारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या, यहाँ पर अब प्रश्न संख्या हमको मिल गया 36। अब 36 में देखते हैं कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम बताना चाहेंगे कि ट्रिक याद करना है गाजरा। गाजर खाते हैं तो गाजरा याद रखना है। तो यहाँ से राणा प्रताप सागर लिखेंगे हम, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर लिखेंगे। ज से जवाहर सागर लिखेंगे, जवाहर सागर लिखेंगे। ग से गांधी सागर लिखेंगे, ग से गांधी सागर लिखेंगे, गांधी सागर लिखेंगे। यह तीनों जो है एक ही नदी पर है, चंबल नदी पर, यानी गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, यह जो है सभी नदी पर यह बना हुआ बांध है। तो यह चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, यह तीनों बांध जो है किस नदी पर है, चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा बैराज डैम भी चंबल नदी पर ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सरकार के जो स्वामित्व का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो सरकार के जो धन होता है वह लोग कहता है कि यह सार्वजनिक धन है, यह सबके लिए है, यह हमारे लिए भी है। तो सरकार के स्वामित्व क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो Ca लिखेंगे, कैल्शियम का जो संकेत होता है वह Ca लिखेंगे। इसमें इधर से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो यह 20 बन जाएगा, 20 बन गया। यानी कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है, 20 होता है। चलिए आपको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बता देना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ से ले लेते हैं कि अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं, मतलब कितना कितना डिग्री पर है। तो निकालना बेहद आसान है।
चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ठीक है, 4 कोण होते हैं। तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बराबर कितना दे दिया है कि 3 दे दिया है, अनुपात 5 दे दिया है, अनुपात 9 दे दिया है, अनुपात 13 दे दिया है, इतना दे दिया है। तो इसके आगे में अब पूछ रहा है, अब कोण ए अगर निकालना होगा, कोण ए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 3, ए का मान दिया है 3, बाकी सबको जोड़ देंगे। 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा, 13 9 1, मतलब जोड़ेंगे सबको। तो 5 3 8 है, 5 3 8, 8 9 17, 9 8 17, 17 13 30 हो जाएगा। 5 3 8, 8 9 17, 17 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ए को निकालना है, तो ए का मान 3 दिया है, तो 3 गुणे 360 कर देंगे। 360 क्यों करेंगे, क्योंकि चारों कोणों का योग जो होगा तो वह 360 का होगा। तो चतुर्भुज का रहा है तो इसमें 4 को कोण बनेगा। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ कितना आया था, 30 आया था। तो ई 3 का हो गया, ई 3 ए का मान हो गया 360 डिग्री, चार चतुर्भुज का आ रहा है तो 360 डिग्री चारों कोणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ई 30 कहाँ से आया नीचे में, तो ई सबको जोड़े के 30 आ गया है। अब ई 0 से ई 0 खत्म, ई 3 से ई 3 खत्म, बच गया कितना, 36, कितना बच गया, 36। तो चतुर्भुज के सभी कोण का मान कह रहा है, तो एक का कोण का मान कितना आ गया, 36। इसमें 36 कौन सा है, इसमें डी ऑप्शन है 36। और निकाल लेते हैं, इससे ऑप्शन यही होगा, कहें कि पहला ऑप्शन यही है। बी का मान भी निकाल लेते हैं, तो बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे, 5 गुणे 360, 5 गुणे 360 लिखेंगे। अब बटा में कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, कहें कि सभी के जोड़ के मान कितना आया है, 30 आया है। तो इसको भी कटाएंगे, ई 0 से ई 0 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो 12 पाँच कितना हो जाएगा, 5 में और 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी पहला कितना आया था, पहला आया था 36, दूसरा कितना आ गया 60। तो देखिए पहला 36, दूसरा 60 आ गया। तो इस तरीक़ा से हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब निकालने आ जाएगा। आगे 9 रखिएगा, 5 के जगह पर 9 रखिएगा, 9 गुणे 360 कर दीजिएगा, 9 गुणे 360 कर दीजिएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इससे ही कट गया, 3 से इसको कटा दीजिएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 9 इठोल से, 12 9 इठोल से हो गया 108 हो गया। बाकी आप अपना निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो कहाँ से निर्मित होता है, तो ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कहाँ से निर्मित होता है, तो हरे पेड़ पौधे से निर्मित होता है। और हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण क्या है, तो जो दूध है यह इमल्सन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए मधुमेह दिवस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जवाहरलाल के बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बाल दिवस के दिन जो नेहरू जी थे इतना मिठाई बांट दिए कि लोगों को क्या हो गया, शुगर हो गया, यानी मधुमेह हो गया। लोगों को क्या हो गया, मधुमेह हो गया। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, यह 14 नवंबर से रिलेटेड है, 14 नवंबर से रिलेटेड है। तो याद करने के लिए 14 नवंबर और मधुमेह दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर और मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस और बाल दिवस दोनों मनाया जाता है 14 नवंबर को। 9 जनवरी की अगर बात करेंगे तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 4 फरवरी की हम बात करें तो यह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 25 सितंबर की बात करें तो सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति आयोग के, यहाँ पर पूछ रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष उस समय की बात कर रहा है तो उस समय कौन थे, यानी 2022 में कौन थे, सुमन बेरी थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन थे, सुमन बेरी थे। अगला प्रश्न है 44 नंबर में आते हैं कि गांधी पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है, यानी नया गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है, किस देश को दिया गया है, तो यह बांग्लादेश को दिया गया है गांधी पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है
एटीपी एडिनोट्राइफास्फेट के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, मतलब कितनी ऊर्जा निकलती है। तो इसमें ऊर्जा की बात कर रहे थे 30.5 इसमें ऊर्जा निकलती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। चलिए और ये हो गया। आगे चलते हैं। अगला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको CNS बोला जाता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक होता है ANS होता है। ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक होता है PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीन गो होता है मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है CNS ANS और PNS। CNS ANS PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ा जाता है। तो अब कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, कहाँ निर्मित होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। मस्तिष्क और कहाँ होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। किधर है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। यह संपूर्ण शरीर का स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 47 नंबर प्रश्न, और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो यह थुंगन समिति जो है यह चुनाव से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज से संबंधित है। तो चुनाव से संबंधित कौन सी नहीं थी, थुंगन समिति संबंधित नहीं थी। आते हैं प्रश्न संख्या 48 में, और 48 प्रश्न संख्या यहाँ पर है। 48 प्रश्न संख्या यह उस समय का जो है करेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि INS विराट हाल ही के खबरों में थी, वह एक क्या है। तो INS विराट क्या है, तो विमान वाहक पोत है। INS विराट क्या था, तो विमान वाहक पोत था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में आते हैं, और 49 में है कि काल बैसाखी, यहाँ पर लिख रहा है कि काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी जो है यह पश्चिम बंगाल में उठने वाली एक हवा है। काल कह रहा है, काल मतलब खतरनाक होगी, तो यह जो है पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली एक हवा है जो बैसाख के महीने में चलती है। यह काफ़ी तबाही मचाती है, यह हवा बहुत तबाही मचाती है, इसीलिए इसको काल बैसाखी के नाम से जाना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो कायिक लाभ से क्या होता है, कायिक लाभ जो है यह आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। कायिक लाभ से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, चाहे प्लांट का हो और चाहे जो है मनुष्य का हो। मनुष्य के शरीर का भी निर्माण अगर पूछेगा तो किस कोशिका से हुई है, तो यह कायिक कोशिका से ही उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आनुवंशिक रूप से समान हो जाएगा। आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, यह समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था यह 1922 ईस्वी में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इस पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास को CR दास बोला जाता है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इस पार्टी का गठन किया था। इसका गठन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। कब गठन हुआ था, 1922 ईस्वी में गठन हुआ था। यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है 52, प्रश्न संख्या 52 है, और 52 का जो आंसर है, 52 का आंसर है, कह रहा है कि 52 का आंसर कह रहा है प्रिंट ऑफ टाइम। 52 साइंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का, हाँ ठीक है, साइंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है, तो यह मोनेरा जगत का उदाहरण हो जाएगा।
किस जगत का? मुनेरा। अगला चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में, और 54 नंबर है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? अच्छा, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक जो है मेरी सहेली नामक पहल जो है प्रारंभ की थी? तो यह जो रेलवे था, यह 2020 में रेलवे द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। रेलवे द्वारा मेरी सहेली, यह किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो ट्रेनों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, कि जो महिलाएं हैं वह आराम से अपनी यात्रा कर सके, चाहे महिलाएं अकेली हो या किसी के साथ में हो, उसको सुरक्षित यात्रा करवाना था। तो मेरी सहेली भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं को विशेषकर सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पहल जो है प्रारंभ किया गया था। अगला है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। इसमें 203 सीट की अगर बात करेंगे तो 203 सीट जो है जनरल के लिए है, सामान्य आरक्षित सीट है। वही अगर 38 सीट की बात करेंगे तो 38 सीट जो है 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 56 नंबर है। 56 नंबर का जो आंसर है स्ट्रॉन्ग है। 56 नंबर है, यहाँ पर 56 नंबर का जो आंसर है यह अस्टरडे है। इसको मार देते हैं, इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर में, और पहुँचते हैं हम 57 नंबर में। कह रहे कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु यानी ठंडा में उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल में, नवंबर और अप्रैल में बोते हैं, उस फसल को क्या कहते हैं? तो वह रबी फसलें कहलाती हैं। रबी फसल जिसे नवंबर में हम लगाते हैं, तो नवंबर से अप्रैल तक, अप्रैल से मई तक काट लेते हैं, मार्च या अप्रैल में इसकी अप्रैल मई में कटाई हो जाती है, और नवंबर में इसको हम बोते हैं। तो देखे होंगे ठंडा के समय में गेहूं की बुआई की जाती है। गेहूं की बुआई क्या की जाती है, यानी गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत आती है। 2 अक्षर का इसका नाम और 2 अक्षर का इसका नाम। गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत आती है। अब गेहूं के साथ साथ देखे होंगे सरसों भी लगा दिया जाता है। जो गेहूं जो लगाते हैं लोग, वह गेहूं के साइड में, यानी गेहूं के जो खेत का जो आर रहता है उसके चारों तरफ सरसों भी लगा देते हैं। और गेहूं के साथ जौ का भी खेती किया जाता है। तो गेहूं के साथ जौ भी आ गया, सरसों भी आ गया। अच्छा, सरसों, जौ और चना कभी कभी एक ही में लोग बो देते हैं, चना भी बो देते हैं। अच्छा, सिर्फ चना बोते हैं तो चना के साथ साथ मटर भी लगा देते हैं, यानी चना और मटर हो जाता है। अच्छा, चना मटर हो गया तो राई भी लगा देते हैं इसी साथ में। ठीक है, राई और सरसों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा लेकिन अलग है। तो इसमें साथ में खरीफ में कौन कौन सी फसल हो गई? गेहूं हो गई, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और राई हो गया। इतना जो फसल है यह रबी फसल के अंतर्गत आती है। चलिए, धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। आगे देख लेते हैं। अब 57 के बाद चलते हैं 58 नंबर में। 58 में है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल के बारे में बात कर रहा है, तो मुख्य रूप से कह रहे थे सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। यह अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल के उपयोग के लिए सिलिकॉन का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? मतलब कि जो गांधी जी के अनुसार है, वह स्वराज मिलने के बाद शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो देख लेते हैं। यह जो है गांधी जी बोलते थे कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, उनका जो है चरित्र का निर्माण हो जाता है, यानी उनका चरित्र जो है बदल जाता है, उनका चलने का, रहने का, खाने का ढंग जो है बदल जाता है, एक प्रोफेशनल लाइफ हो जाता है, इसलिए जो है चरित्र का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि कौन भारत के 49वें न्यायाधीश हैं? 49वें न्यायाधीश की यह बात कर रहा है। तो 49वें न्यायाधीश यू ललित यानी उदय उमेश ललित की बात कर रहा है। यह उस समय उदय उमेश ललित थे, लेकिन ये जो थे यह 2022 में सेवानिवृत्त हो गए और 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी शपथ लिए थे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, यह 50वें न्यायाधीश थे, 50वें थे, और यह कौन थे? 49वें न्यायाधीश थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। तो ओजोन का जो एक अणु है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। तो यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, यानी 3 गो ऑक्सीजन परमाणु मिल करके एक ओजोन ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला है 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर है कि चॉइस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। कह रहा है कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, यानी द डिसीजन वाज टेकन बाय मी की बात कर रहा है। तो इसमें आप सिंपल पास्ट को पैसिव में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आई टुक द डिसीजन हो जाएगा। चलते हैं आगे, प्रश्न है अगला 63 नंबर प्रश्न है, और 63 नंबर में एबिलिटी को जांच करनी है। 63 नंबर में क्या करनी है, एबिलिटी को जांच करनी है। तो क्या हो जाएगा कि द कैन स्पेक कैन का प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि सी, यहाँ पर कैन आ जाएगा, कैन का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, और 64 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। यानी क्वाड का सदस्य नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो देश है वह क्वाड का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर रूस की जो बात करेंगे, यह जो रूस है यह क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड का जो सदस्य है, क्वाड के सदस्य जो है वह अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी जो है ये सभी एक मंच पर कार्य करते हैं। आगे चलते हैं और 65 नंबर प्रश्न में हम बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पर CH4 जो है मीथेन, मीथेन को बायोगैस ही कहा जाता है। CH4 यह मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है। तो जब भैंस जुगाली करती है वहाँ से निकलता है, जब खेत में धान के खेत से निकलता है, जब उसका खरपतवार सड़ता है तो वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। यह गोबर गैस के प्लांट में बनता है, गोबर गैस मीथेन गैस। फिर यह कोयला के खदान से भी निकलता है मीथेन गैस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66 में है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र से कौन सा विभाग संबंधित है। तो यह पूछ रहा है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र से कौन सा विभाग संबंधित है, यानी इसमें से किससे वो संबंधित है। तो यह साहित्य से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैथिली भाषा के विद्वान थे, वो लेखक थे। अगला है कि एक धनराशि, अगला है प्रश्न कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 की बात कर रहा है, यानी अगर हम यहाँ पर 2 के पावर n बराबर 2 गुनी होती है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। 6 वर्षों में एक धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। दुगनी हो रही है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। 2 के पावर अगर n लगा देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। तो अब कितना कह रहा है कि 8 गुनी होने में यह कितना वर्ष लगेगा। तो यहाँ जहाँ n है, तो अब यहाँ पर 6 गुनी है, 6 है यहाँ पर। अगर 3 से हम गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगी, 3 से गुणा करेंगे तो यह 18 हो जाएगा। लेकिन 3 से गुणा यहाँ पर क्यों किए, n बराबर हम 3 क्यों रखें, यहाँ n बराबर अगर 3 रखेंगे तो यह 8 हो जाएगा। तो 8 वर्षों में कह रहा है, तो 8 वर्षों में यहाँ पर कह रहे हैं ना 8 गुनी, तो यहाँ पर 8 हो गया, अब 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो रही, तो यहाँ 3 रखे हैं, तो यहाँ पर भी n के बाद जगह पर 3 रख देंगे। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 18 हो गया, और इसका मान 8 हो गया। तो 8 वर्षों में यह क्या हो जाएगी, 18 वर्षों में कितना हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न।
देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न। इसका आंसर जो है यह बी हो गया। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, और वनस्पति तेल में क्या होती है, तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। लंबी असंतृप्त क्या होती है, कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला की बात कर रहा है, तो यह भारत में स्थित है, और भारत में लद्दाख के निकट में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है, भारत में लद्दाख के निकट में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, बाप रे बाप, बहुत चर्चा में रहा था सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में स्थित है। इसमें महिलाओं को प्रवेश जो है वर्जित था। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो पहले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, बढ़िया से बना लेते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, तो क्षेत्रफल के जो अनुपात है उसका अनुपात दे दिया है। तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र क्या होता है, वृत्त के पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक का दिया है 4 दे दिया है, और एगो और पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और एक का क्षेत्रफल 9 दे दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। अच्छा, पाई से पाई कट जाएगा, कहें कि पाई का मान सेम होता है, 22/7 होता है, तो पाई से पाई को हटा देते हैं। अब यहाँ से R1/R2 लिख देते हैं। अच्छा, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेते हैं इस तरीक़ा से, और यहाँ पर 4 है, 4/9 है, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, और इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग से वर्ग का कहानी ख़त्म हो गया, वर्ग हट गया। तो R1 बराबर हमको कितना मिला, 2 मिला, और R2 बराबर कितना मिला, तो 3 मिला। अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या है, यह परिधियों के अनुपात पूछ रहा है। तो वृत्त के परिधि अब लगा देते हैं, तो वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर R1 का मान कितना हो गया था, 2 हो गया, और R2 के मान कितना हो गया था, तो R2 का मान यहाँ पर 3 हो गया था। तो 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी ख़त्म। परिधि ना पूछ रहा है, वृत्त के परिधियों का अनुपात, यही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा। 2 और 3 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह 2πr होता है। तो वृत्त के 2π परिधि क्या होता है, 2πr। तो एगो r हो गया, एगो इसको भी ले लेते हैं, 2πr, R2 हो गया। तो इसका तो मान 22/7 हो जाएगा, ये कहानी ख़त्म, इसका भी कहानी ख़त्म। तो R1/R2 बचा हमारा, तो R1 का मान 2 हो गया था, R2 का मान कितना हो गया था, 3 हो गया था। इसका ऑप्शन जो है सी। आगे बढ़ते हैं। आगे कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है। तो प्रधानमंत्री के जो है परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसको सलाह देगा कि आप जो है मतलब भंग कर दीजिए। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है, यानी लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कितनी बार हो चुका है, 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर रहा है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं कि खेती कर सकते हैं, अच्छी तरीक़े से खेती कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, तो CO2 से जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। आगे है, अगला प्रश्न में चलते हैं। टमाटर किस अम्ल का, टमाटर जो है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो अच्छा, मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी की बात कर रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर साइट्रिक अम्ल दिया है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल दिया है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और टारटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टारटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर में आ गए हम लोग, और 75 नंबर प्रश्न में है
कि यहाँ पर दिख रहा है ए क्यू प्लस दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है बी क्यू। उसके बाद दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है वह होता है ए क्यू प्लस, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस में होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तब इसी तरीक़ा से समझ लेना है, यहाँ पर ये मान ये ऊपर रहेगा तो इस मान से ये वाला पूरा के पूरा मान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा के पूरा मान ख़त्म हो जाएगा, बचेगा का ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी यानी 7 8 2 प्लस 2 1 8 बचेगा, यानी ई ए का मान हो गया, ई बी का मान हो गया। तो दोनों मान को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 9 1 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस तरीक़ा से कितना प्राप्त हो गया 1000 प्राप्त हो गया। 1000 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिख रहा है 1000। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अरे बाप, जहाँ ऊर्जा बनेगा उसी को ना ऊर्जा घर कहेंगे। तो ऊर्जा ग्रह किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्जा गृह कहेंगे। अच्छा, ऊर्जा का परिवहन किसको कहा जाता है, गल्जी बॉडी या गल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का परिवहन करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री को कहा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। यह केंद्रक जो है न्यूक्लियस है, यह केंद्र में रहता है केंद्रक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका नाम है बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है मालिक हैं। इन्होंने ही 1999 ईस्वी में यह पुस्तक को लिखी थी कि बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट्स। पुस्तक कौन लिखे थे, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होना चाहिए, दूसरे जीव पर आधारित होना चाहिए। तो यह जो अमीबा जो है यह परजीवी हैं, यह दूसरे जीव पर आधारित होते हैं, अमीबा हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, मतलब द्विगुणित नहीं है। जो फूल है उसका पुष्पित पादप मतलब पुष्प है, पादप मतलब पौधा का कौन सा भाग है वो द्विगुणित नहीं होता है, मतलब दो गुण वाला नहीं होता है। तो इसमें आपको मिल जाएगा अंडा, जो मिल जाएगा डिम्ब जिसको कहते हैं, इसका एक ही गुण है खिल जाना, उसके बाद यह काम खत्म हो जाता है। तो यह जो है डिम्ब यानी अंडा हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सड़क पर कोई खड़ा है। सड़क पर कोई खड़ा है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम, यानी रेखांकित यही है, सर्वनाम है, मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम है, यानी सड़क पर कोई खड़ा है तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो सड़क पर कोई खड़ा है कह दे रहा है, यह निश्चय कर रहा है कि सड़क पर कोई खड़ा है। तो यह निश्चय है, सड़क पर कोई खड़ा है, निश्चय है ना, सड़क पर कोई खड़ा है कौन सा सर्वनाम है। तो यह साधारण व्यक्ति के लिए सर्वनाम है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। सड़क पर कोई खड़ा है। आगे देख लेते हैं। आगे है अगला प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। अच्छा, योजना आयोग को दूसरा बना दिया गया है। कौन सा आयोग बना दिया गया है, नीति आयोग 2015 में बना दिया गया। 2015 में जब मोदी जी आए तो योजना आयोग को क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। अच्छा, नीति आयोग योजना आयोग अब कहलाता है, तो योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है। अच्छा, योजना आयोग के गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का जो गठन है यह 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अच्छा 1.6 के ऊपर बार है
का सरलतम रूप है। तो इसको क्या करना है, इसको साधारण रूप में बदलने के लिए क्या करना है कि आराम से 16 लिख देना है, दशमलव हटाएंगे तो 10 लिखा आ जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। लेकिन जब बार हटाएंगे तो -1 कर देंगे ऊपर में भी और -1 करेंगे नीचे में भी, तो कितना हो जाएगा 15/9 हो जाएगा। 16 में से 1 गया 15, 10 में से 1 गया 9, 3 से कटा देंगे, तितरी के 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5/3 हो गया, 5/3 हो गया। कौन सा है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 5/3। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है। तो मूल अधिकार के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संघ एवं राज्य के उल्लेख करते हैं कि कहता है कि भारत जो है संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 किसका कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र की यह चर्चा करता है। दू यह नाग है, दू क्या है, नाग बन गया, दू क्या बन गया, नाग बन गया, नाग बन गया। तो नाग से नागरिकता, दू है नागरिकता, दू में क्या है, नागरिकता है। अगर 3 की बात करेंगे तो यह मौलिक अधिकार है, और 4 की बात करेंगे तो यह नीति निर्देशक की बात करता है। लेकिन प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकारों की बात करता है। तो मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, जो 3 है वह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करता है। तो भाग 3 में आ जाएगा मौलिक अधिकार। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, और 4 में आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर में है, 84 नंबर है चॉइस द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। यानी सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसमें चुन देंगे कि सी से दैट सी इज़ गोइंग टू स्कूल। अच्छा यही कह रहा है ना, इसमें सी के जगह पर से लगा देंगे, सी के जगह पर क्या लगा देंगे, से लगा देंगे। तो जो है यहाँ पर काम हो जाएगा हमारा। तो किस में लगल है, ये दूगो में लगल है, दूगो में लग गया ना, हो दूगो में लग गया, देख लेंगे। तो इसका आंसर जो है सी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। कि सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है 85 नंबर 85 में है कि अच्छा दिक् परिवर्तक के बारे में बोल रहा है। अरे यार, कह रहा है कि दिक् परिवर्तक मतलब समझिए कि कह रहा है कि अगर हम करेंट देंगे तो यह चलना शुरू हो जाएगा, इसके साथ साथ कोई और चलेगा, यानी यह यंत्र है, कोई यंत्र लगा देंगे। तो मोटर क्या करता है कि किसी यंत्र को चलाता है, इधर से हम विद्युत देते हैं, तो विद्युत इधर से दे दिए, तो विद्युत ऊर्जा इसमें आया, तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को विद्युत से ही चलना शुरू हो गया, उसके बाद यंत्र चलना शुरू हो गया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है, यह चेनाब नदी पर बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई अगर विश्व का सबसे ऊंचा पुल यही है, 359 मीटर यह ब्रिज बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो यह सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है, सोनपुर में। यह हरिहर नाथ के क्षेत्र में लगा रहता है, इसको हरिहर नाथ का पशु मेला भी कहा जाता है। अगला है यहाँ पर सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर के उल्टा चुनने के लिए कह रहा है। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, असुंदर हो जाएगा। सुंदर के उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, असुंदर हो जाएगा। 88 के बाद चलते हैं 89 में।
यार, लग रहा है एक पेज छूट गया है, सॉरी। इतना ही तक प्रश्न है। तो यह सेशन चलता रहेगा, यह सेशन रुकेगा नहीं दोस्त। यह लगातार जब तक कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक चलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।